वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 19 दिसंबर। पहला टॉपिक है हमारा तमिलनाडु ब्रिंग्स इन स्टेट सॉन्ग। तो देखिए, रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है ये डिक्लेयर किया गया है कि तमिल थाई वास्तु जो होगा वो तमिलनाडु का जो स्टेट सॉन्ग उसको डिक्लेयर किया गया है। ये डिसीजन आया जब मद्रास के हाई कोर्ट के द्वारा ये रूलिंग दी गई कि जब ये तमिल थाई वास्तु जो सॉन्ग है, जब ये प्ले किया जाएगा तो लोगों को खड़े होने की जो आवश्यकता है वो नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, इसके लिए कोई रूल जो है वो इस संबंध में नहीं है। इसीलिए लोगों को यहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं तमिल थाई वस्तु सॉन्ग के बारे में। तो देखिए, तमिल दैवा वनक्कम का जो ये पार्ट है, ठीक है, जो कि मनोनियम का के वर्ष में से आता है, जिसको लिखा है मनोनियम सुंदरम ने, जो कि पब्लिश किया गया था 1891 में, और इसी को हम तमिल थाई वस्तु बोलते हैं। तो देखिए, 1913 में एक एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी करंथाई तमिल संगम के द्वारा, जिन्होंने डिमांड किया था कि इसको जो है एक नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो तमिल थाई वस्तु है ये 1914 से करनाथी तमिल संगम के द्वारा जो है वो गाया जाता है। इट इज़ बीइंग संग एट तमिल संगम, ठीक है, तमिल संगम्स में ज़्यादातर गाया जाता रहा है। और उसके अलावा ये देखिए, जो करनाथी तमिल संगम है, इन्होंने ही अपील किया था चीफ मिनिस्टर से, CN अनुदराई से, कि तमिल थाई वस्तु सॉन्ग को जो है वो स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो देखिए, अब हाई कोर्ट, मद्रास के हाई कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है कि जो अटेंडीज़ हैं, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उनको ये सॉन्ग चलेगा तो उनको खड़े होने की यहाँ आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन ये कहा गया कि जब भी ये सॉन्ग बजेगा तो एक तरह से लोग इसको रिस्पेक्ट शो करेंगे, ठीक है। जब भी सॉन्ग प्ले होगा, भले वो खड़े ना हो रहा हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो है दिखाएंगे इसको। और ये भी कहा गया कि जो तमिल थाई वस्तु है वो एक प्रेयर सॉन्ग है, ठीक है, वो एक प्रेयर सॉन्ग है, ना कि वो एंथम है। जैसे नेशनल एंथम हमारा, तो वो नेशनल एंथम नहीं है, वो एंथम नहीं है, सिर्फ एक प्रेयर सॉन्ग इसको मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और ये जो होगा वो ये जो सॉन्ग है वो एंड में नहीं होगा। ये जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा तो उसके स्टार्टिंग में जो ये गाया जाएगा, चाहे वो कोई भी फंक्शंस हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, लोकल बॉडीज़ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोई भी फंक्शन होंगे, तो उसके स्टार्टिंग में जो है ये सॉन्ग प्ले किया जा सकता है। अब देखिए, इसके संबंध में नेशनल एंथम का भी एक दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1980 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि दो बच्चे थे, तो वो जो बच्चे थे वो ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ज्यूस में जो है, तो हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो उन ज्यूस में एक तरह से वो नहीं गा सकते, ठीक है, कुछ उनमें गलत माना जाता है, तो वो राष्ट्रीय गान जो है हमारा वो नहीं गा सकते। तो इसीलिए क्या हुआ कि तीन तीन बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि वो सॉन्ग नहीं गाते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये डिसीजन आता है कि बच्चे भले ही सॉन्ग ना गा रहे थे, लेकिन वो जब वो प्ले हो रहा था तो उस टाइम वो खड़े थे, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, ठीक है, केवल वो गा नहीं रहे थे। तो इसीलिए ये कहा गया कि ठीक है, आप भले गाए ना, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको, नेशनल जो हमारा सॉन्ग है उसको आप रिस्पेक्ट दें। तो ये जजमेंट दिया गया था बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, ठीक है। It was then noted by Supreme Court that there is no provision for law which obliges anyone to sing the national anthem, ठीक है। तो यहाँ कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कंपलसरी करता हो कि आपको नेशनल एंथम गाना ही गाना है, ठीक है, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट आपको देना है। अगेन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस है। इसमें सभी सिनेमा हॉल्स को ऐड किया गया कि दे शैल प्ले द नेशनल एंथम बिफोर द फिल्म एंड ऑल प्रेजेंट आर ऑब्लाइज्ड टू स्टैंड। कि मूवी स्टार्ट होने से पहले जो है नेशनल एंथम चलाया जाएगा और सभी को जो है सम्मान के तौर पे वहाँ खड़े होना पड़ेगा। अब बात करेंगे इस संबंध में स्टेट का डायरेक्टिव क्या रहा। तो तमिलनाडु CM इशूड अ डायरेक्टिव दैट एवरीवन इज हु इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग बेयरिंग डिफरेंटली एबल पर्सन शुड रिमेन स्टैंडिंग। तो तमिलनाडु CM के द्वारा कहा गया कि जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ करके बाकी जो भी लोग होंगे उनको खड़े होना पड़ेगा। द सॉन्ग शुड कंपल्सरी बी संग एट द बिगिनिंग ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। और जो ये सॉन्ग है वो इवेंट शुरू होने के पहले जो गाया जाएगा, चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, ठीक है, PSUs वगैरह हो गए, या और कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है कोई भी अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वहाँ के स्टार्टिंग में जो है ये सॉन्ग गाया जाएगा। उसके बाद इस सॉन्ग को गाने का जो समय है वो 55 सेकेंड्स दिया गया है इन मुलाईपानी रंगम मोहना रंगम इन थिरसा थाला।
ठीक है। एट पब्लिक फंक्शंस द प्लेइंग ऑफ द सॉन्ग विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इज टू बी अवॉइडेड एंड ट्रेंड सिंगर शुड सिंग इट। देखिए जब भी पब्लिक जो फंक्शंस वगैरह हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे तो इस गाने को बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या रिकॉर्डिंग के प्ले करना होगा, और केवल जो ट्रेंड सिंगर्स हैं जिसकी ट्रेनिंग लिए हुए हैं वही सिर्फ इसको गा सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव जो है वो तमिलनाडु सीएम के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सब नेशनलिज्म की बात उठ के आती है। जैसे कि देखिए देयर हैज़ बीन एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ सब नेशनलिज्म इन इंडिया बाय हाईलाइटिंग द ग्रेटनेस ऑफ द स्टेट लैंग्वेज और हिस्टोरिकल स्टेट आइकन्स। तो देखिए अपने स्टेट के लैंग्वेज को लेकर के, अपने हिस्टोरिकल आइकन्स को लेकर के जो है स्टेट कहीं कहीं देखने को ये मिलता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने कल्चर को हाईलाइट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। दिस प्राइड हैज़ एट टाइम लेड टू अनइमेजिनेबल एक्शंस दैट लेटेस्ट इशू ऑफ कंटेंशन विद रिगार्डिंग द सेपरेट स्टेट ऑफ फ्लैग फॉर कर्नाटका। तो रिसेंटली जैसे हम लोग को देखने को ये मिला, कर्नाटका ने भी अपना जो एक स्टेट का जो फ्लैग है वो बना दिया था, जारी किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया ऑल्सो विटनेस शॉकिंग डेवलपमेंट्स शोइंग दैट अगली फेस ऑफ प्रोविंशियल इन द नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में भी हमें कुछ ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्ड टोकनाइजेशन का। तो देखिए अब जो है आरबीआई द्वारा जो ये कहा गया है कि अब जो एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं तो उनकी जगह अब एक टोकन जो वो प्लेस ले लेगा। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे टोकन्स के थ्रू। द टोकन रिक्वेस्टर्स एंड द डिवाइस बीइंग यूज्ड टू पे इंस्टेड ऑफ कार्ड डिटेल्स टोकन विल एक्ट एज द कार्ड एट पॉइंट ऑफ सेल। जो भी पीओएस टर्मिनल्स हैं जहाँ हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या जहाँ हम क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जो है उस टोकन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मेनली ये गोल है कि ताकि सिक्योरिटी को जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके पेमेंट में। तो देखिए आरबीआई plans to move toward the card tokenization is likely to hit a wide range of companies from major e-commerce firms and food delivery firms to lenders while increasing the use of cash। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इसकी वजह से क्या होगा, जो भी मेजर ई कंपनीज़ हैं या फूड डिलीवरी फर्म्स हैं या लेंडर्स वगैरह हैं, तो एक यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो कैश का जो यूज़ है वो इसके द्वारा मीन्स हम जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एटीएम से हम करते हैं, कार्ड से कर रहे हैं, वो हम ट्रांजेक्शन जो है वो सीधे सीधे एक टोकन के थ्रू यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और उससे जो होगा कैश का यूज़ कम से कम किया जा सकता है। देखिए इसी के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किए थे मार्च 2020 में, सेइंग दैट मर्चेंट विल नॉट बी अलाउड टू सेव कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो जो भी मर्चेंट होंगे जहाँ से हम ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो इस कार्ड के इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव कर सकें, वो कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो डाटा सिक्योरिटी को यहाँ महत्व दिया गया है। इट इशूज़ फ्रेश गाइडलाइन सितंबर 21। उसके बाद देखिए सितंबर 2021 में भी फ्रेश गाइडलाइन इशू की गई, गिविंग कंपनीज अंटिल द एंड ऑफ द ईयर टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन एंड ऑफरिंग देम टू ऑप्शन ऑफ टोकनाइज। ठीक है, तो यहाँ टोकनाइज करने का जो समय दिया गया था कि यहाँ तक जो सितंबर 2021 तक आपको टोकनाइज जो है यहाँ कुछ कर लेना है, और उसके बाद जो है अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कार्ड के अलावा टोकन से भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, देखिए भूटान ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो। ठीक है, तो जो ये अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो, तो ये किंग ऑफ भूटान जो है जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक के द्वारा दिया गया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया भूटान रिलेशन को लेकर के और भूटान में लोगों की सर्विसेज के संबंध में, तो उसी की वजह से जो ये अवार्ड है इनको दिया गया है। और मोदी जी ऐसे पहले फॉरेन हेड गवर्नमेंट के हैं जिनको ये अवार्ड जो है भूटान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कालीबाड़ी टेम्पल। देखिए कालीबाड़ी टेम्पल जो है एक हिंदू टेम्पल है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। तो जो काली देवी है, तो काली देवी जी का ये टेम्पल है। रिसेंटली देखिए इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और इसको 1971 में जो है उसको पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जब बांग्लादेश से जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम जो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द ओरिजिनल रामना कालीबाड़ी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मेडाइवल एरा, और ये बताया था कि मेडाइवल एरा के टाइम में बना हुआ है। ठीक है, अपने टॉल स्ट्रक्चर के लिए ये फेमस है। देखिए 1929 में टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो है कुछ एडिशनल बिल्डिंग ऐड की गई थी। तो एक सेंट थे अनादामाई, तो अनादामाई जो है इन्हीं के डिवोटीज़ को एक तरह से डिवोटीज़ के द्वारा जो है एक एडिशनल बिल्डिंग जो है वो जोड़ा गया था। और ये जो है बाद में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो रहती हैं उस टाइम, तो उनके एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी ये बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन पे 200 करोड़ का फाइन लगाया है। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फोर्स किया है इट्स अप्रूवल गिवन इन नवंबर 19 टू अमेजोन इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर ग्रुप यूनिट। तो अमेजोन की जो फ्यूचर ग्रुप यूनिट में जो इन्वेस्टमेंट था
उसी को फ्रोज किया है ऑन द ग्राउंड दैट, और ये कहा है कि अमेजॉन हैड सप्रेस्ड द स्कोप एंड फुल डिटेल्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट वाइल सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। तो देखिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेते समय जो है ये कहा गया कि पूरी जो डिटेल वगैरह है वो सप्रेस की गई थी, छुपाई गई थी अमेजॉन के द्वारा। तो इसी के लिए जो फाइन ये लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अब इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो ये एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, जिसको स्टेटरी बॉडी मीन्स इसको एक एक्ट के थ्रू जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, और ये फुली फंक्शनल होती है 2009 में, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट जो है ये इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एंटी कॉपरेटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय इंटरप्राइजेस, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कंपनी जो होगी वो डोमिनेट करेगी, ठीक है। मीन्स सारा जो भी ट्रेडिंग वगैरह है वो सिर्फ एक कंपनी कर रही है, बाकी कंपनीज को जो है वो दबा दी है, तो ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए बनाया गया है ताकि एक जो फेयर कॉम्पिटिशन का लेवल है वो मेंटेन किया जा सके। ये एक्ट रेगुलेट करता है देखिए कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड मर्जर एंड एक्विजिशन विच कॉजेज आर लाइकली टू कॉज एन अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन इंडिया। तो देखिए जब इंडिया में अगर मान लीजिए कंपटीशन जो है एक फेयर तरीके से हो तो उस चीज़ पे वो ध्यान रखता है, ठीक है। अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं किया जा सके, ठीक है। एक कंपनी जो है वो डोमिनेट न करने लगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बनाया गया था। देखिए अब इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जिसको केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपॉइंट करती है। अब कौन कौन मेंबर हो सकता है इसका, तो देखिए एक मेंबर बनने के लिए उसको एक हाई कोर्ट का जो एक न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जज होने की आवश्यकता है, वो क्वालिफाइड हो कि वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हो, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। कुछ स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स, ठीक है, तो 15 साल का जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसमें, तो इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स या लॉ एंड फाइनेंस में। तो इन सब क्षेत्र में अगर उनको एक्सपीरियंस है या वो क्वालिफाइड है अगर एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, तो वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर बन सकते हैं। अब ड्यूटीज भी देख लेते हैं, तो एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए जिसका कंपटीशन पे जो है बुरा इफेक्ट प्रभाव जो है वो पड़ता है। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, ठीक है, तो कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए, सस्टेन किया जाए। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड मार्केट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना काम है। उसके बाद देखिए काला नमक राइस न्यूज़ में है, देखिए प्रोडक्शन ऑफ काला नमक राइस हैज़ इंक्रीज, ठीक है, तो इधर बीच 3 साल में जो है हमें काला नमक राइस की जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। और देखिए कई कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल ऑन ई मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ओडोप ई मार्केट, तो ये ऑनलाइन भी जो है काला नमक राइस जो है वो अवेलेबल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी सेंटेज राइस इज़ नेपाल इंडिया, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ये राइस है ये नेपाल और इंडिया में पाया जाता है। देखिए काला नमक राइस को जो है जीआई टैग भी यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी जो है वो मिल चुका है। देखिए इसका नाम जो आता है वो ब्लैक हस्क के आता है, ब्लैक हस्क मतलब काला काला, ये ब्लैक हो गया, और जो नमक है, नमक का मीन्स हो गया सॉल्ट, ठीक है। द वैरायटी हैज़ बीन कल्टिवेटेड सिंस बुद्धिस्ट पीरियड, तो 600 BC से जो है इस वैरायटी को कल्टिवेट जो है वो किया जा रहा है। और हिमालयन तराई रीजन जो है नेपाल का कपिल वस्तु का जो एरिया है यहाँ पे वो ये ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ठीक है, तो ईस्टर्न यूपी में भी ये ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। और यूपी में इसको सेंटेड ब्लैक पर्ल ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। और देखिए एक बुक में भी जिसको फीचर किया गया था, स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको इस बुक में भी जो है पब्लिश किया गया था बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, जैसे आयरन और जिंक जो इसमें ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। देयरफॉर हैविंग द राइस इज सेड टू प्रिवेंट डिजीज़, तो जैसे कि जो भी डिजीज़ जो आयरन की कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है, तो उस डिजीज़ से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर इसका जो रेगुलर इंटेक अगर किया जाता है काला नमक राइस का, अगर हम रेगुलर जो सेवन अगर करते हैं, तो ये अल्जाइमर डिजीज़ से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ 11% प्रोटीन, इसमें हमें 11% प्रोटीन देखने को मिलता है, जो करीब करीब डबल है कॉमन राइस वेराइटी से, ठीक है। उसके अलावा इट हैज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 to 52%, मेकिंग इट शुगर फ्री, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुगर फ्री भी है। और ये जो डायबिटिक पीपल हैं, डायबिटिक लोग जिनको डायबिटीज़ है, तो वो भी इसको खा सकते हैं। हैव क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू फाइट माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए भी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल है। एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द वल्नरेबल सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह मात्रा जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी माल न्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं उनको इसे हेल्प से जो है दूर किया सकता है। और उसके अलावा जो डायबिटिक पीपल हैं वो भी इनको इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा एक तरह से शुगर फ्री है, ये बहुत कम है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।